के साथ। खबरों का विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी, 3 दिन में पूर्व मंत्री समेत 8 ने छेड़ी कांग्रेस। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह बहू की अनुकृति गोसाई भी जा सकती है बीजेपी में, बोली गरिमा दसोनी। हल्द्वानी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला, बेस अस्पताल के सीएमएस को नोटिस, नहीं हटाई सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के विज्ञापन। रुड़की के पनियाला में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, धारदार हथियार से हमला, एक युवक की मौत, 4 गंभीर घायल। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात। पिथौरागढ़ पुलिस ने पंजाब से फरार बदमाश को दबोचा, लोगों को फोन दिलाने के नाम पर करता था ठगी, 10,000 रुपए का इनाम किया था घोषित। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क सुरक्षा के मद्देनजर होली पर पर्यटकों के लिए रहेगा बंद, इन दिनों शिकारी हो जाते हैं सक्रिय। 24 और 25 मार्च को नहीं होगा रात्रि विश्राम, डे सफारी भी नहीं होगी, वन कर्मियों की छुट्टी रद्द। खबरों का रुख करने से पहले सीधा कर्नाटक की ओर रुख करते हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जाति में बांटा, समुदाय में बांटा, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर लोगों को बांटा और सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने देश का बंटवारा भी कर दिया, लेकिन फिर भी बांटने वाली इस मानसिकता वाली कांग्रेस को इतने से संतोष नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस फिर से देश को बांटने वाले खतरनाक खेल भी खेलने लगी है। अभी अपने इस मंसूबे पर भी खुलकर बोलने लगे हैं। अभी हाल ही में कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने देश को एक बार और बांटने का बयान दिया है। ऐसे सांसद को पार्टी से निकाल फेंकने के बजाय कांग्रेस पार्टी उसका बचाव कर रही है। कर्नाटका ऐसी राजनीति और ऐसे षड्यंत्रों को कभी सफल नहीं होने देगा। कर्नाटका की धरती का ऐसा अपमान करने वाली कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में चुन चुन करके साफ कर देना चाहिए। करेंगे ना? करेंगे ना? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे ना? चुन चुन करके साफ करेंगे ना? 26 अप्रैल और 7 मई को आपको इसी संकल्प को लेकर निकलना है। 26 अप्रैल और 7 मई को आपको अपने वोट से रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज शाम को 6 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ बीजेपी के सभी लोकसभा के प्रत्याशी भी शामिल रहेंगे। इस बैठक में नामांकन की तारीख को लेकर चर्चा की जाएगी, साथ ही किन क्षेत्रों में कब जनसभा की जानी है उसके बारे में विचार मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विचार मंथन होगा और चुनाव टोली की बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आज हमारी प्रदेश की चुनाव टोली की बैठक है और उसमें हमारे सभी प्रत्याशी रहेंगे, हमारे लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी रहेंगे, हमारे क्लस्टर के इंचार्ज रहेंगे और मुख्य रूप से नामांकन की तिथि तय होगी। किस नामांकन में कौन नेता रहने वाले वो तय होगा। प्रत्याशी का जो भ्रमण कार्यक्रम उसका स्वरूप तय होगा और आगामी दिनों में राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं होंगी, सभाओं के स्थान तय होंगे, कौन नेता आते हुए आएंगे और स्टार प्रचारकों की सूची हम आज अनुमोदन करके केंद्र को भेजेंगे।
बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में सियासी भूचाल आ गया है। 3 बार के विधायक 2 बार मंत्री रहे राजेंद्र भंडारी ने अपने एक लाइन के इस्तीफे से सबको चौंका दिया और इसके बाद दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल सीट से दावेदार अनिल बलूनी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आज राजेंद्र भंडारी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस वक्त हमारे साथ विधायक जो पूर्व में रहे हैं राजेंद्र भंडारी वो मौजूद हैं। कल उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है और वो भी इन्होंने सदस्यता दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई बड़े पदाधिकारियों के रहते हुए ली है। राजेंद्र भंडारी जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब पहले आप कांग्रेस में थे, अब आप भाजपा में आ चुके हैं, क्या आपकी प्राथमिकताएं सबसे पहले अब रहने वाली हैं? मेरी प्राथमिकता है अपने क्षेत्र का विकास करना, काम करना। जिन हजारों लोगों ने रात दिन दौड़ भाग करके भूखे प्यासे रह करके मेरे पक्ष में लड़ करके कि राजू भंडारी को हम जो है विधायक बनाएंगे, मैं उनका बहुत आभारी हूं और उनका ऋण मैं कभी नहीं दे सकता हूं। मैं उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं विधायक बन पाया हूं और उनकी भावना का मैं आदर करूंगा। भंडारी जी, सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा ज्वाइन करने से एक दिन पहले आपका बयान दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस को वोट दें और एक दिन बाद आप भाजपा में शामिल हो जाते हैं। किस तरीके से अब आप इसको देख रहे हैं? जब कांग्रेस में था तो कांग्रेस को ही वोट मांगनी थी, दूसरे को वोट मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगूंगा, वोट भी मांगूंगा, सपोर्ट भी करूंगा और जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, उनको जिता करके भी भेजेंगे। भंडारी जी, क्या अब बद्रीनाथ विधानसभा से आप उपचुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, उपचुनाव की तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये तो पार्टी का निर्णय है। यहाँ पार्टी में निर्णय होते हैं, पार्टी क्या निर्णय लेती है, मुझको प्रत्याशी बनाती है, किसी और को बनाती है, क्या करती है, ये तो पार्टी का जो निर्णय होगा उसका पालन करेंगे। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि राजेंद्र भंडारी ने बद्रीनाथ की जनता के साथ छलावा किया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, उनका जो भी स्टेटमेंट है मुझे उससे कुछ नहीं कहना है। तो आने वाले समय में किस तरीके से अब आपकी रणनीति रहने वाली है भाजपा को लेकर? मैंने बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व है और जो उन्नतिशील प्रगतिशील विकास की उनकी एक सोच है, उससे भी प्रभावित हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में हम लोग काम करें। भंडारी जी, 24 घंटे के भीतर पूरा जो सिनेरियो बदला कांग्रेस से भाजपा में आने का, किस तरीके से आपका हृदय परिवर्तन हुआ है भाजपा को लेकर? नहीं, कई दिनों से उपावों की स्थिति में था, सोच रहा था कि क्या करूं, कुछ काम है जो नहीं हो पा रहे हैं, क्षेत्र की जनता का भी बड़ा प्रेशर रहता है, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा है। पहले जब मैं विधायक था, मंत्री था तो खूब काम होते थे, अब विधायक हो गया, अपोजिशन में हो गया तो बहुत सारे कामों पे जो है अड़ंगा लग जाता है, काम नहीं हो पाते हैं। तो सत्ता में आएंगे, सत्ता के नज़दीक रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि उन समस्याओं का निराकरण होगा। अब आखिरी सवाल की, आपकी विधायिका भी जा चुकी है, किस तरीके से आप अब दिख रहे हैं कि विधायक नहीं है लेकिन भाजपा में शामिल हो चुके हैं? नहीं, विधायकी तो मैंने स्वयं ही इस्तीफा दिया है, तो इसमें तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। बाकी कल क्या निर्णय होगा वो आने वाला समय बताएगा। तो ये थे बद्रीनाथ से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर कल ही भाजपा ज्वाइन की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इनको भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इसके साथ ही साथ ये पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस से विधायक भी रहे हैं और दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु बरमूला, जन टीवी, देहरादून। वहीं राजधानी देहरादून मंडी के पास बीजेपी ने हरिद्वार लोकसभा चुनाव के लिए धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यालय उद्घाटन के पहले बीजेपी के हरिद्वार से उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई बीजेपी नेताओं ने पूजा पाठ और हवन कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज हर जगह मोदी लहर है, यही कारण है कि कांग्रेस को हरिद्वार से कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। आता है मोदी में होता है, भाजपा में होता है और बड़ी संख्या लोगों को ला रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस के लोगों में से आज पूरे देश में मोदी जी का कार्य का प्रभाव है, क्योंकि अब जनप्रति दूसरे लोगों को मोदी के खिलाफ बोलने की स्थिति में नहीं है। जनता का दबाव है, जनता के दबाव के आधार पर बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और हम सबसे
चर्चा होगी किस तरीके आज से? शाम को 6 बजे हमारे चुनाव प्रभारी विशेष तौर पे आने वाले हैं, हमारे सारे प्रत्याशी रहेंगे, लोकसभा के सभी विधायक प्रभारी रहेंगे और 3-4 बातें तय होंगी, क्योंकि नामांकन भी तय होंगे, नामांकन में कौन नेता किस स्थान पर रहेगा तय होना है और बूथ स्तर तक की कमेटी में असमंजस स्थिति में सर थोड़ा पीछे हो जाओ। सर हरिद्वार में कहीं ना कहीं 1 मैन आर्मी शो होने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? हरिद्वार लोकसभा का प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जीत भी जो है वो ऐतिहासिक होगी और जो हारेंगे वो भी ऐतिहासिक हारेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हरिद्वार पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन किया। उसके बाद कई आश्रमों और अखाड़ों में जाकर साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार की 4 साल की उपलब्धियां को गिनाते हुए कहा कि जिनके भी सड़कें और विकास नजर आ रहा है, ये सब उनके कार्यकाल में हुआ है। हम कोई संकल्प लेते हैं तो माँ गंगा का उसमें स्मरण करते हैं और मैं तो साक्षात माँ गंगा के तट पर हर की पैड़ी पर आकर मैंने राज्य की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है और माँ ऐसा योग्य हमको बनाना कि हम भी देश की कुछ सेवा कर सकें। कि जितनी भी ये सड़कें दिख रही हैं, जितने फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जितनी दिख रही हैं, ये सब मेरे कार्यकाल में बनी है। कुंभ मेरे कार्यकाल में संपन्न हुआ और कोरोना जैसी महामारी से भी हम इस बीच जूझे और एक सफलतापूर्वक हम उसको फेस कर पाए। हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी है और हम सनातन के, देखिए जो सनातन का जो समर्थन करता है हम उसी का समर्थन करते हैं, सीधी बात है। बाकी दुनिया आप भी हमारे पास सब आते, वो बात अलग है, लेकिन समर्थन हम जो है उन्हीं का करेंगे जो राम को लाए हैं, जो सनातन को उठाए हैं, जो सनातन कुछ शिखर पे लेके आए हैं। पूरा संत समाज, भारत का जितना भी संत समाज है उन्हीं को समर्थन करेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तारीख घोषित हो चुकी है। अब पार्टियों के नेताओं का दल बदल भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। पहले मनीष खंडूरी, फिर 2 पूर्व विधायक, अनेकों नेता और अब बीते दिन उत्तराखंड की बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आज प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। लगातार दल बदल का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो लाजमी है अब दल बदल भी शुरू होने वाला है। बाकी तेवर भी अब दिखाई देने वाले हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पिछले दिनों हुई धामी कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी है। विशेषकर वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति प्रदान करती है। वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाने के लिए धामी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि ब्रिटिश काल के अधिनियमों में संशोधन किया गया है। नई नियमावली के तहत अब 9 सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया जाएगा। वन पंचायत के पास जड़ी बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचय, वन अग्नि रोकथाम, इको टूरिज्म में भागीदारी का अधिकार रहेगा। अधिकार देने से वन पंचायतों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इसके साथ ही लोगों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक पहल की है।
देखिए, हम लोगों ने जब से सरकार में आए हैं, जब भी हमने स्टेट के अंदर हमारी सरकार रही है, जो अभी भी 2017 से हम लोग सरकार में हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, विशेष करके 9 जनपदों के लिए अगर आप बजटीय प्रोविजन देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उन 9 जनपदों को कैसे हम इक्वलेंट और जनपदों के साथ, मैदानी क्षेत्र के जनपदों के साथ सुविधाएं दें और इस तरह से देखें कि भाई संपूर्ण उत्तराखंड एक टोकरी में पिरोया हुआ उत्तराखंड दिखाई। ये काम हमने किया है। आप उसके उदाहरण देखो भाई, कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। देखो, इस देश में अंग्रेजों ने भी राज किया, वो भी पहाड़ में रेल चलाने में एक तरह से नाकामयाब हो गए। ये मोदी सरकार है और ये धामी सरकार है कि जो आज ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेल लाइन ले जा रही है और अगले 1 साल के अंदर हम आप सब लोग रेल से जाएंगे। उसी तरह आप हेल्थ की सुविधाएं देखिए, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हमारा चल रहा है, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी तैयार होकर चलने वाला है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गया है। हम लोगों ने जब सरकार में आए तो शोभन सिंह जीना कैंपस वहाँ अलग बनाया, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी, NIT का काम हमारा शुरू हो गया श्रीनगर में। यानी हर क्षेत्र में जो पर्वतीय क्षेत्र के गांव हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। उसी तरह आपने जैसा वन पंचायतों वाला विषय कहा, अगर आप फॉरेस्ट के बजट को भी देखेंगे, चाहे वो जायका प्रोजेक्ट का पैसा हो, चाहे स्टेट सेक्टर का पैसा हो, चाहे सेंट्रल से पैसा लाने की बात हो, तो कैसे जंगलों को बचाना है और कैसे जो जंगलों के अतिरिक्त वन भूमि है उसका सदुपयोग और उसका उपयोग वहाँ के स्थानीय जनों के साथ मिलकर करना है, ये सरकार की प्लानिंग है। हल्द्वानी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिटी मजिस्ट्रेट ARO AP वाजपेयी ने बताया कि आचार संहिता लगते ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने विभाग परिसर में लगे सरकारी विज्ञापनों को तुरंत हटा लिया जाए, लेकिन हल्द्वानी शहर के बीचों बीच बने शोभन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल के परिसर में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार का विज्ञापन लगा हुआ था, जिसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा इसकी शिकायत हल्द्वानी रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई, जहां पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसी संबंध में विभागों को निर्देश दिए गए थे कि जो उसकी SOP है उसके तहत 24 घंटे के अंदर अपने परिसर से सभी प्रकार की जो सामग्री है जो कि प्रतिबंधित है उसे हटाए जाना है। इसी क्रम में एक हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि बेस हॉस्पिटल जो हल्द्वानी में है उसमें अभी भी इस तरह की सामग्री लगी हुई है। उसी के दृष्टिगत वहाँ पर एक नोटिस उनके अगेंस्ट इश्यू किया गया है और उनको अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर लोहाघाट विधानसभा में चुनाव प्रभारी SDM रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में मतदान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सोमवार को SDM रिंकू बिष्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में 54 विधानसभा लोहाघाट में 185 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 1,08,037 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को घर घर जाकर मतदान कराया जाएगा। उसके लिए मंगलवार से BLO घर घर जाकर उनके फॉर्म भरवाएंगे और अति संवेदनशील बूथों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है। चौवन लोहाघाट विधानसभा के लिए आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के अंतर्गत जितने भी हमारी सरकारी भवन और कार्यालय थे उसमें से निर्वाचन सामग्री हटा दी गई है। हमारी आदर्श आचार संहिता की टीम तथा FST टीम फील्ड में है। चौवन लोहाघाट विधानसभा में इस समय हमारे 185 पोलिंग बूथ हैं। 1,08,037 जो है हमारे मतदाता हैं, जिसमें से 56,631 तो मेल हैं, बाकी हमारी फीमेल मतदाता हैं। और ईराकोट हमारा सबसे बड़ा मतदान स्थल है, जिसमें कि 1160 हमारे मतदाता अंकित हैं। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा बड़ागांव के राजकीय इंटर कॉलेज में सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर एक मतदान जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। सभी छात्र और छात्राओं ने लोगों से अपील की कि आप सब बढ़ चढ़कर अपना मतदान जरूर करें। बड़ी बात तो ये है कि ग्राम सभा बड़ागांव के अंतर्गत आने वाला राजकीय इंटर कॉलेज के द्वारा हर बार लोगों को समय समय पर जागरूक किया जाता है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल भी रहता है।
और आज हमारे बड़ागांव में लोगों को, हमारे स्कूल के द्वारा बड़ागांव में लोगों को जागरूक किया कि वोट देना कितना ज़रूरी है। इसीलिए हमने अभी एक छोटी सी रैली निकाली जिसमें हमने लोगों को समझाया कि वोट देना कितना ज़रूरी होता है। और आज हमने मतदाता जागरूकता पर रैली निकाली है। हम आज पूरे गांव में गए थे और गांव में हमने रैली निकाली थी और हमने सभी को जागरूक किया कि मत देना आवश्यक है और सभी को मत देना चाहिए। और आज हमने मतदाता जागरूकता की एक रैली निकाली जो कि हमने गांव से निकाली। हम पूरे गांव में जाकर के अपनी रैली निकाली थी और उधर रास्ते से हम पूरे गांव को वहां से वो करके इधर से नीचे आए और हमने सभी को यह नारा लगाया है कि आप सभी पहले वोट दें और हमारा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी मतदान दें और पहले अपना काम। रुड़की में रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे कॉलोनी के पास शहर के बीजेपी विधायक प्रदीप बन्ना के द्वारा गंगा नहर पर एक पुल का निर्माण करने और पुल का रास्ता रेलवे कॉलोनी से निकलने पर रेलवे कर्मचारियों के द्वारा बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर बीजेपी विधायक प्रदीप बन्ना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और बीजेपी विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि किसी भी हाल में यहां पर पुल का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जो माननीय प्रदीप बत्रा जी है विधायक, वो यहाँ से नहर के उधर से पुल बनवा के और रेलवे कॉलोनी से रास्ता, उनकी मंशा है रेलवे कॉलोनी से रास्ता देने की। अच्छा, तो यहाँ से मतलब आम पब्लिक के लिए खोलना चाहते हैं वो आम पब्लिक के लिए खोलना चाहते हैं और हमारी जो कॉलोनी की सुरक्षा है, रेल कर्मचारी की सुरक्षा है और उनके परिवार की सुरक्षा में सेंधमानी करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो कितने परिवार यहाँ रहते हैं, उनके सामने कैसी समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं? कम से कम 150 परिवार हमारी कॉलोनी में रह रहे हैं और उनके सामने रोज जब आम रास्ता हो जाएगा, यहाँ से चोरी भी होगी, यहाँ से गुंडागर्दी भी होगी, यहाँ से कोई भी आएगा वो रेलवे कॉलोनी नहीं, पूरे रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा यहाँ से। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।